आज हम बात करने वाले हैं कैराटीन के बारे में। कैराटीन क्या है? प्रोटीन है। जैसे हमारी बॉडी के प्रोटीन होते हैं वैसे ही हमारे हेयर का प्रोटीन जो है वो कैराटीन है। ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये बना होता है 18 अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जब प्रोटीन टूट जाता है तो उससे अमीनो एसिड बनते हैं और फिर वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक नया प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैराटीन। कुछ स्पेशल 18 अमीनो एसिड, ये नहीं कि कोई भी अमीनो एसिड। इन 18 में क्या हो सकता है? आर्जिनाइन, ग्लूटामाइन। 1970 और 1980 इस टाइम पे कंडीशनर, रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स, इनके अंदर ऐड किया जा रहा था हाइड्रोलाइज कैराटीन। आप बताओ मुझे हाइड्रोलाइज कैराटीन क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कैराटीन जब हमने एक्सट्रैक्ट करा कहीं बाहर से उसको हम बुलाते हैं हाइड्रोलाइज कैराटीन। कंडीशनर और रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, इनके अंदर हाइड्रोलाइज कैराटीन को ऐड किया जा रहा था। प्रोटीन में से कैराटीन को एक्सट्रैक्ट किया, कहीं से निकाला और उनको कंडीशनर के अंदर डाल के हेयर को रिपेयर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे थे। कब? 1970 से 1980 में। ये कैराटीन सिर्फ एक हेयर को रिपेयर करता था बट लॉन्ग लास्टिंगली नहीं। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक हमें इसे इफेक्ट दिखे और ना ही हमें स्ट्रेटनिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज हमें नहीं देखने के लिए मिल रही थी बट कैराटीन यूज हो रहा था। कैराटीन आपकी स्किन और आपके नेल में भी होता है। बेसिकली कैराटीन इज अ रेड प्रोटीन और ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ बिकॉज ये चेन्स के थ्रू बनता है, दैट्स व्हाई हम इसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं ना। और कैराटीन ज्यादा ड्यूरेबल होता है, प्लस ये हमारे जो बालों के कैराटीन की बात कर रहा हूं मैं, ये ना ही पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। मतलब ऐसा नहीं कि गर्म पानी या ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पर कुछ हाई एल्कलाइन चीजों में डिसॉल्व हो जाता है। पर धीरे धीरे टाइम और आगे बढ़ा। जैसे कि बात की जाए अगर 2000 की, इस टाइम पे कैराटीन है वो एक्चुअल में इन्वेंट हो चुके थे। ठीक है, और कमर्शियल भी हो चुके थे। कमर्शियल इन द सेंस वो लोगों में फैल चुके थे और कैराटीन के प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स कई सारे निकल के आने लगे। 2000 के आसपास ही जो कैराटीन था वो डेवलप हुआ और वो बना ब्राजील के अंदर। अच्छा, किसने बनाया? स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं है, कुछ हेयर ड्रेसर्स की टीम, कुछ साइंटिस्ट की टीम, ये लोग बैठे मिल करके और इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जो कि अच्छे से पेनिट्रेट करा पा रहा था कैराटीन को और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के साथ, प्लस स्ट्रेटनिंग इफेक्ट भी मिल रहे थे। ब्राजील के अंदर हेयर बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं या किंकी होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे नीड ज्यादा थी। इन्होंने जो कैराटीन बनाया उसको बुलाया उन्होंने ब्राजीलियन ब्लो आउट। सबसे पहले कैराटीन का नाम ब्राजीलियन ब्लो आउट पड़ा। ब्राजील में ये डेवलप हुआ था। अब ये कैराटीन क्या कर रहा था? ये बालों को सीधा कर दे रहा था और उनको रिपेयर भी कर पा रहा था। अब ये ऐसा कैसे कर पा रहा था? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस यूज हुआ था। एक मुर्दा घर था जहाँ पे डेड बॉडीज हुआ करती थी, उनकी बॉडी पे एक केमिकल लगाया जाता था। उस केमिकल से क्या होता था? वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता था। वो केमिकल जो बैक्टीरिया वगैरह आने थे, है ना, जो बॉडी को डिकम्पोज करते, उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इस प्रोटेक्शन की वजह से बॉडी लॉन्ग टाइम तक स्टे करती थी। अब एक मुर्दा घर में ये काम चल रहा था। एक दिन वहां का जो केयर टेकर होता है, देखभाल करने वाला बॉडीज की, वो जाकर के एक डेड बॉडीज को ओपन कर लेता है। क्यों करता है ये नहीं पता। वो देखता है कि अंदर डेड बॉडी के जो बाल हैं वो सीधे हो गए। उसने देखा कि जो डेड बॉडीज पड़ी है उसके बाल सीधे हो गए, तो वो घबरा गया कि अंदर कौन स्ट्रेटनिंग कर रहा है, कि अंदर बाल कैसे सीधे हो रहे हैं। डरने की बात थी। अब वो डर गया और ये बात फैल गई। फैली तो साइंटिस्ट आए। तो जब साइंटिस्ट आए और वहां पे रिसर्च करी उन्होंने, तो उन्हें पता लगा कि ये जो केमिकल लगाया जा रहा है इसके पास एक खास तरह का इंग्रेडिएंट है जो क्या है? HCHO, जिसको हम बुलाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में उस टाइम पे ज्यादा पता लगा कि बालों के साथ कैसा रिएक्ट करता है। और फिर ये जो कैराटीन्स बनी, इनके अंदर HCHO प्लस कैराटीन को ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से अब बाल सीधा भी था और कैराटीन इन्फ्यूज भी कर पा रहा था। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि अच्छा बाल तो सीधा स्ट्रेटनिंग क्रीम भी कर देती है, तो स्ट्रेटनिंग क्रीम के साथ क्यों नहीं मिला दी? उसी के साथ कैराटीन मिला के डाल देते। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन ऐसी बनानी थी कि हमारा जो कैराटीन है वो अमीनो एसिड के बीच में जाके फंस जाए। समझ रहे हो? जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया कि ये जाके एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है, विदाउट किसी चीज को हार्म करे हुए, और हम अपने हेयर के शेप को भी अल्टर कर पाए। तो इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाने में तैयार हो गए 2000 के अंदर ब्राजील के कुछ हेयर ड्रेसर्स और साइंटिस्ट, जिसको इन्होंने नाम दिया ब्राजीलियन ब्लो आउट। इसके बाद वेराइटीज ऑफ कैराटीन हमारे मार्केट में आने लगे और आज कैराटीन के जैसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते, लाइक नैनोप्लास्टिया, ब्लूटॉक्स, बोटॉक्स, सिस्टीन, प्लस कैराटीन भी डिफरेंट तरीकों से काम करने लगे। अलग ब्रांड अपना अलग टेक्नोलॉजी बता रहा है, दूसरा ब्रांड अलग टेक्नोलॉजी, सभी की लास्टिंग अलग और सभी के इफेक्ट अलग, बट ये सभी हैं एक ही फैमिली के, जो कि 2000 के बाद आने लगे।
2000 से 2010 तक कैराटीन और स्ट्रेटनिंग जैसे ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर रहे, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत हाइप क्रिएट रहा स्ट्रेट हेयर को लेकर के, है ना। जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी प्रोटीन्स ऐसे जो एक्टिवेट हो रहे हैं, किसकी वजह से? हीट की वजह से, तो वो इस फैमिली में आएंगे। जैसे ही ब्राजीलियन ब्लो आउट मार्केट में आया तो ये आग की तरह फैल गया, क्योंकि ब्राजीलियंस बहुत परेशान थे अपने कर्ली और डार्क हेयर को लेकर के, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट उनके लिए काइंड ऑफ वरदान साबित हुआ। यस, स्ट्रेटनिंग कर सकते थे, बट टू मच स्ट्रेटनिंग गिव देम ड्राइनेस, ब्रेकेज, है ना। तो उन्हें एक ऐसे अल्टरनेटिव की तलाश थी जो रिपेयर भी करे, मैनेजेबल भी बनाए, प्लस स्ट्रेट भी करे। अब ये कैराटीन कैसे काम कर रहा था? देखो मार्केट में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। एक तो ये कि कैराटीन होता क्या है, कैराटीन ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कैराटीन स्ट्रेटनिंग क्या होती है, कैराटीन रिबॉन्डिंग क्या होती है, बड़े सारे डाउट्स हैं और कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं और कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं, और आज हम इन्हीं को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, कैराटीन हमारे हेयर को स्ट्रेट कर देती है पहले तो 80% तक। इसको लोग कहते हैं रिलैक्स, नॉट स्ट्रेट, है ना। कई लोग इसके लिए रिलैक्स का टर्म यूज करते हैं, विच मीन्स की हेयर थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेंथन या फिर जिद्दी शेप में था, कर्ली में था, उसको बॉन्ड्स को रिलैक्स करके थोड़ा उसको अल्टर करती है। कैराटीन ऐसा ही करता है। जब हम अपने हेयर में कैराटीन करते हैं तो हेयर के पास कुछ ये चीज होती है जिसको हम बुलाते हैं अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप एक्चुअल में क्या हो सकता है? जैसे अमीनो एसिड्स के ग्रुप को हमने बुला दिया अमीनो ग्रुप, या फिर ये क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर, ये जो अमीनो एसिड्स का काइंड ऑफ ग्रुप इसमें हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पे है, जो कि बॉन्ड्स बनाने के लिए काम कर रहा है, इसको हमने बुला दिया अमीनो ग्रुप। आर इज रिपीटिशन, अमीनो की बार बार रिपीटिशन हो रही है, दैट्स व्हाई हमने RNS2 लिखा है। NS2 इज बेसिकली अमीनो ग्रुप को इंडिकेट किया है, हाँ, इससे इंडिकेट किया है। अगर मैं देखूं तो RNH2, जब इसको मैंने HCHO के साथ कंबाइन किया या फिर इसकी उसके साथ इंटरेक्शन हुई, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला RNHCH2OH। बेसिकली NH2 और ये फॉर्मेल्डिहाइड आपस में कनेक्ट कर गए या रिएक्शन कर गए। अगर मैं आपको इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो RNHCHHO और H, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो नाइट्रोजन का 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, ऑक्सीजन का 1 2 पूरा है, हाइड्रोजन का 1 1 बॉन्ड। तो ये केमिकल फॉर्मूला जो बना है ये बिल्कुल स्टेबल बना है। एक्चुअल में क्या हुआ, जब फॉर्मेल्डिहाइड आकर के इन अमीनो ग्रुप्स के साथ कनेक्ट किया तो हमें यहाँ बीच में ये वाला जो पॉइंट है देखने के लिए मिले मिथाइल ब्रिजेस। फॉर्मेल्डिहाइड जब इसके साथ मिल रहा है तो वो इसको तोड़ के नया ऐसा कंपाउंड बना रहा है कि बीच में कैराटीन भी फिक्स हो गया और ये दोबारा से जुड़ गया। काइंड ऑफ इस तरह से समझो, ये जो बीच के शेप थे, किन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैराटीन ना डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ता, दैट्स व्हाई हम उसमें स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट नहीं बोल रहे, रिलैक्सिंग इफेक्ट बोल रहे। फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या किया, हमने इसको जैसे ही लगाया, इसने इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, और बीच में यहाँ पे देखोगे तो मिथाइल ब्रिज, मिथाइल ब्रिज इज लाइक एक ऐसा वीक पॉइंट बना दिया जहां पे हम कैराटीन को इंसर्ट करके जोड़ सकते हैं। ये अमीनो ग्रुप, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों ने इंटरेक्शन करा तो एक मिथाइल ब्रिज बना दिया बीच, जिसके अंदर कैराटीन आके फिट हो रहा है, जिससे हेयर एक नई शेप में अल्टर हो पा रहा है, आपका हेयर स्ट्रेट हो रहा है। लाइक सिंपल सी अगर मैं बात करूं, देखो अब जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड लगाया, उसके बाद हम करते हैं आयरन। आयरन करने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम सीधे हो जाते हैं। कैराटीन के अंदर आयरन करते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसको वॉश करते हैं या उसको कूल डाउन होने देते हैं। जब हमने आयरन करा तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक नई शेप में चले गए। अब बिकॉज ऑफ दिस ब्रिजेस क्या हुआ, वो दोबारा से बने तो, बट अब वो वहीं पे ही बने, अपनी नेचुरल शेप में नहीं बने। देखो वैसे अगर आप अपने हेयर को आयरन करोगे फिर पानी से धो दोगे तो वो दोबारा से कर्ली हो जाए, पर इस टाइम पे जो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, बीच में मिथाइल ब्रिज आ गया, यहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म हुई जिसमें बीच में ये कंपाउंड आके बैठ गया। अगर अब आप स्ट्रेट करोगे तो ये जब कूल डाउन होगा या पानी भी लगेगा तो ये वहीं पे फिक्स रहेगा, ना कि अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। दैट्स व्हाई ये फॉर्मेल्डिहाइड जो था हमारे हेयर को स्ट्रेट कर पा रहा था, बिकॉज के बीच में मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है, और हमारा जो कैराटीन है वो तो यहाँ पे इन्फ्यूज हो ही रहा है, प्लस ये इस कैराटीन को भी इसके अंदर बाइंड कर देता है, बाइंड मतलब जोड़ देता है काइंड ऑफ, और ये फॉर्मेल्डिहाइड हमें एक नया हेयर शेप देता है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम करता हुआ हमें कुछ टेम्परेरी स्टेट देता है, कितना 2 to 4 मंथ। तो इस तरह से ये कैराटीन फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हुए हमारे हेयर को स्ट्रेट कर रहा था, तो इस तरह से ये काम करने लगा। बट बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बाद में अवेयरनेस हुई तो हमें पता लगा कि फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसको हमने HCHO बुलाया, इज कार्सिनोजेन, टॉक्सिक केमिकल व्हिच कैन कॉज आईज इरिटेशन, थ्रोट एक, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कैंसर ऑल्सो, यहाँ तक कि कैंसर होने के भी चांसेस हमें देगा बिकॉज ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टी। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड कई जगह
जगह पे प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर के आपके किसी भी चीज को खराब ना कर, जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, ये प्रिजर्वेटिव इवनली इडेबल्स के अंदर भी यूज किया जा रहा था, खाने की चीजों में भी, जैसे मिल्क। दूध के 50 से 60 लीटर के कंटेनर के अंदर अगर 2 से 3 बूंद फॉर्मेल्डिहाइड की डाल रहे थे तो वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो रहा। बट अगर हम देखें कैराटीन के अंदर, कैराटीन में जब आप आयरन करते हो तो प्रोडक्ट लगा के आयरन करना पड़ता है, बिकॉज इसको फिक्स करने के लिए हीट चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन तभी परफॉर्म हो पाएगी जब हम हीट का यूज करेंगे। हीट लगाया तो वो फ्यूम्स जनरेट होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, और वो जा करके हम इनहेल कर लेते हैं, या फिर ना चाहते हुए भी वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाते हैं। एक सैलून में क्या हुआ था, वहां पे बहुत कैराटीन परफॉर्म होता, तो थोड़े टाइम बाद जब देखा तो उन लोगों को नोज में से ब्लड और खांसी और लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो जब साइंटिस्ट आए तो उन्हें पता लगा कि कैराटीन के अंदर क्या है, एक्चुअल में ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ा सा बदनाम होना शुरू हो गया मार्केट। फिर कंपनीज ने क्या करा, फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करने वाले दूसरे इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ग्लूट्रल एल्डिहाइड, या फिर अकेला एल्डिहाइड, फॉर्मलिन, मिथाइलिन ग्लाइकोल, ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाने लगे इंस्टेड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। कंपनी को अपना काम करना था तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह दूसरे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने चूज, पर ये कहीं ना कहीं जा करके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड ही रिलीज कर रहे हैं। अब ये भी जब 210 डिग्री पे गर्म किया जाता है या 200 से 210 पे, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज कर देता है। सेम इनके भी, बट इनके इफेक्ट उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते जितना अगर मैं इसकी बात करूं। पर ये एक सच्चाई है कि अगर कैराटीन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो वो अच्छे से काम कर सकता है, अगर उसके अंदर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो कंपैरेटिवली इसके कम रिजल्ट्स देगा। दैट्स व्हाई कंपनी को प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने डील करने के लिए इन सभी को इंट्रोड्यूस किया। अब हर एक ब्रांड अपना कुछ अलग डाल रहा होता है, कोई ग्लाइऑक्सिलिक एसिड डाल रहा है, कोई मिथाइलिन ग्लाइकोल डाल रहा है। अगर मैं जीके की बात करूं तो यहाँ मुझे मिल जाता है मिथाइलिन ग्लाइकोल, और जीके बुलाता है कि मेरा कैराटीन फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, पर एक उसके पास फॉर्मेल्डिहाइड बेस भी है। ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, ये वाले में फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं दिखा, बट मिथाइलिन ग्लाइकोल दिखा, जो कि आगे जाके फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करता है। अब उसके बाद मार्केट में अवेयरनेस होने लगी, फॉर्मेल्डिहाइड कैराटीन थोड़े थोड़े गायब होने लगे। तब से ये 2005-7 के बाद नए इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस हुए, नई चीजें आने लगी जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड खराब है अगर आप उसको सही तरह से यूज ना करो। मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपने कितने केस सुने कि कैराटीन से कैंसर हो, मेरे ख्याल से 1 या 2 सुना होगा, वो भी बहुत दूर के या बहुत पहले के। तो अब मार्केट में को पता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेसमैन्स को, और मार्केट में कई सारी वेराइटीज के कैराटीन आने लगे। मिथाइलिन ग्लाइकोल व्हिच इज CH2OH2। मिथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम हीट करते हैं तो हमें पता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। हीट से क्या होगा, पानी अलग होगा, और पानी क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आयरन किया इसके ऊपर तो फ्यूम्स निकली वाटर की, और साथ में ही बचा कौन सा कंपाउंड, HCH और O, HCHO which is फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हीट करने पे रिलीज हो रहा है। जब मिथाइलिन ग्लाइकोल को हीट किया जाता है, आफ्टर हीटिंग प्रोसेस ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करता है। अगर मैं बात करूं ग्लाइऑक्सिलिक एसिड की, तो इसको भी अगर हम 190 से 210 तक हीट करेंगे तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करेगा, बट इसका इफेक्ट थोड़ा उस प्योर वाले से कम होगा, मतलब ये उतना ज्यादा कार्सिनोजेनिक नहीं होगा। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड 190 से 210 तक रिलीज करता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड का सफर रहा, और आज भी कैराटीन्स के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होने और ना होने से एक्चुअल में फर्क क्या है, जैसे इसमें देखो फॉर्मेल्डिहाइड है और इसमें नहीं। अब दोनों को फ्रेग्रेंस से आप पता कर सकते, करना चाहोगे ट्राई करते हैं आप।